हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 7 का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम इस बुक में मिडिवल हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने रूलर्स के बारे में पढ़ा, एम्परर्स के बारे में, मुगल एम्परर के बारे में पढ़ा, एंड आज हम पढ़ेंगे मार्केट्स के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन करना है प्रेस, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियोस को करना है लाइक एंड शेयर। 6th क्लास 7th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में चैनल पर डाल दी गई हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। What would a traveler visiting a medieval town expect to find? अगर कोई भी एक ट्रैवलर है जो इधर से उधर घूमता है हमेशा, वो किसी भी टाउन में घूम रहा है तो क्या एक्सपेक्ट करेगा, क्या देखेगा वहाँ पर? दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ टाउन इट वाज। ये उस चीज़ पे डिपेंड होगा कि वो टाउन किस तरह का है ना, किस तरीके का टाउन है, जो चीज़ें उसको वहाँ पे देखने को मिलेंगी उस हिसाब से। अगर वो टेम्पल टाउन है, एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, या फिर कमर्शियल टाउन है, कोई पोर्ट टाउन है, तो नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटी। अब देखिए, टेम्पल टाउन है तो वहाँ टेम्पल के आसपास जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में उसको देखने को मिलेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो हो रहे होंगे वो उसको देखने को मिलेंगे। कमर्शियल टाउन है तो उसको मार्केट्स के बारे में देखने को मिलेगा। पोर्ट टाउन है तो उसको क्या दिखाई देगा, आसपास शिप्स वगैरह दिखाई देंगे जो इधर से उधर ट्रेडिंग करते हैं ना। There were administrative centers, temples town. In fact, many towns combined several functions. किसी टाउन में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। They were administrative center, temple town as well as center of commercial activities and craft production. मतलब एक गांव में बहुत सारे काम होते हैं। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी होता है कि किस तरीके से उस टाउन को एडमिनिस्टर करना है, कैसे कंट्रोल करना है। टेम्पल टाउन भी होते हैं, टेम्पल टाउन कैसे बनते हैं वो हम आगे जानेंगे। एज वेल एज सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है। जब लोग बाग रह रहे हैं तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होंगी, मार्केट्स भी होंगी, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होंगे, क्योंकि लोग बाग जैसे सामान यूज़ करेंगे तो क्राफ्ट भी बनेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है सम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड आर्टिसल प्रोडक्शन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। तो सेंट्रल और साउथ इंडिया में आपको कुछ ट्रेडर्स और आर्टिसल्स के ट्रेडिंग सेंटर दिखाई देंगे, जैसे सूरत, हम्पी और सूरत के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो बाकी और भी दिए हुए हैं, जैसे बॉम्बे, सोमनाथ, है ना, अजमेर, पुष्कर, मुर्शिदाबाद, कैलकाटा, तिरुपति, मद्रास, गोलकोंडा। नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने चोला डायनेस्टी में चैप्टर 2 में रीड किया था। लेट्स ट्रैवल इन आवर इमेजिनेशन। चलिए हम तंजावुर चलते हैं अपने इमेजिनेशन में। द कैपिटल ऑफ द चोला, जो क्या थी, तंजावुर क्या थी, चोलास की कैपिटल थी। ठीक है, हजारों सालों पहले की बात है ये। द पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। पेरिनियल रिवर वो होती है जो 12 महीने बहती है, मतलब उनमें कभी सूखा नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कावेरी रिवर बहती थी। मतलब वन हीयर्स द बैल ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल बिल्ड बाय किंग राजा राजो। तो हमने क्या देखा कि राजा राजेश्वर टेम्पल वहाँ पे बनाया गया था। किसने बनाया था? राजा राज ने, चोला के जो रूलर थे वो। ठीक है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बेल्स सुनाई दे रही है टेम्पल्स की। द टाउन पीपल आर ऑल प्रेज फॉर आर्किटेक्ट कुंजारवालम राजा राज पेरुंथा चांचन who has proudly carved his name on the temple wall inside his massive शिवलिंगम। तो यहाँ पे आपको आर्किटेक्ट मिल जाएगा देखने के लिए, बहुत सुंदर, है ना। जैसे टेम्पल है तो वहाँ पे प्राउडली राजाओं के नाम टेम्पल्स पे आपको मिल जाएंगे। बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद मंडप और पैविलियन। टेम्पल के अलावा किसी भी टाउन में आपको पैलेसेस दिख जाएंगे, मंडप होंगे, पैविलियंस होंगे। ठीक है, किंग्स होल्ड कोर्ट इन दिस मंडप। किंग क्या करते थे, राजा लोग क्या करते थे, इन मंडप्स में क्या करते थे, मीटिंग्स करते थे, असेंबलीज करते थे, ऑर्डर इश्यूज करेंगे। देयर और ऑल्सो बैरक फॉर द आर्मी। अब यहाँ पे क्या होगा, पैविलियन क्या, एक रास्ता है जाने का। जैसे यहाँ मंदिर है तो यहाँ पे रास्ता, यहाँ मंडप होंगे, है ना, आर्मीज़ भी होंगी, वहाँ पे असेंबलीज होंगी, अलग अलग तरीके के काम परफॉर्म होंगे, है ना, कि कैसे इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। मंडप होंगे जहाँ पे राजा क्या कर रहे हैं, ऑर्डर वगैरह इशूज़ कर रहे हैं ना। द टाउन इज़ बसलिंग विद मार्केट्स सेलिंग ग्रेन्स। तो क्या होगा
कि मार्केट्स में क्या, जब मार्केट्स होंगे तो वहाँ पे अनाज भी बिकेगा, स्पाइसेस बिकेंगे, क्लोथ्स, ज्वेलरी, सब चीज़ होंगी। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन्स कम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। वाटर की सप्लाई कहाँ से होगी किसी भी टाउन में? कुओं से, टैंक से हो रही है, ठीक है। द सालिया वीवर्स, ये एक नाम दे रखे हैं बुनकरों के, कि कोई कास्ट है या उनके नाम है कि सालिया वीवर्स ऑफ थंजावुर एंड नियर बाय टाउन ऑफ उरियार आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लोथ फॉर फ्लैग्स। अब वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे हम विजिट करने गए, वहाँ पे कुछ ना फेस्टिवल आने वाला है, तो जितने भी सालिया वीवर्स हैं थंजावुर में या फिर उरियार टाउन में जो पास में ही है, तो वहाँ पे सब लोग क्या बिजी हैं झंडे बनाने में, टेंपल के फेस्टिवल में जो झंडे लगने हैं ना, अब वो क्या कर रहे हैं, राजा के लिए फाइन कॉटन के कपड़े बना रहे हैं और जो आम लोग हैं उनके लिए थोड़ी हल्की कॉटन के कपड़े बना रहे हैं। सम डिस्टेंस अवे एट सवामिलाई जगह है ये, द स्थापतिज और स्कल्पचर्स आर मेकिंग। अब यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, पूजा भी तो होंगी, बैल बनाई जा रही हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेजेस सेंटर, तो टेम्पल्स टाउन देखेंगे कैसे ये सेंटर्स बन जाते हैं। तंजावुर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। तंजावुर जो जगह है वो एक टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल है। कैसे जी? टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट एट वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। टेम्पल टाउन बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं अर्बनाइजेशन के लिए। कैसे जी? द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप, एक प्रोसेस चलता है वहाँ पे जब धीरे धीरे क्या होता है, सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। कैसे? टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। धीरे धीरे क्या होता है, टेम्पल सेंटर बन जाते हैं, टेम्पल के आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है, सोसाइटी बसना शुरू हो जाती है। रूलर्स बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन। राजा लोग क्या करते हैं, टेम्पल्स को बनवाते हैं ताकि वो भगवान के प्रति ये दिखा सके हम कितना पूजा करते हैं ना। और क्या करेंगे, लैंड देंगे टेम्पल्स के लिए, बहुत सारा पैसा देंगे ताकि वहाँ के जितने भी रिचुअल्स है, जो सेक्रीफाइसेस, जितने भी पूजा पाठ होने वो आराम से हो सके, है ना। और वहाँ के जो पंडित वगैरह हैं वो सारे फेस्टिवल्स को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक टू द टेम्पल ऑल्सो मेड डोनेशंस। अब क्या होगा कि वहाँ पे जो भी काम होंगे वहाँ डोनेशंस भी दिया जाएगा, है ना। अब ये देखिए एक स्कल्पचर बता रखा है, ये कृष्णा है और नीचे ये कालिया नाग है, तो ये कैसे बना है इसके बारे में देखते हैं। ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, देखिए जैसे हम जानते हैं कि ब्रॉन्ज क्या है, एक एलॉय है, हम साइंस में भी पढ़ेंगे। कॉपर एंड टिन को मिलाकर के इसको बनाया जाता है। जो भी आपके मंदिरों में बैल वैल जो बनती है ना, उसमें टिन और ब्रॉन्ज वो ब्रॉन्ज की बनती है, ठीक है, ताकि उनमें से साउंड प्रोड्यूस हो सके। तो चैप्टर 2 में हम देखेंगे। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है कि पहले मोम की कोई भी फिगर बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है, क्योंकि मोम से इजीली बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाता है, मिट्टी बिल्कुल उसकी शेप ले लेती है जो भी मूर्ति होती है। मिट्टी को सुखाया जाता है, उस मिट्टी की मूर्ति को, अंदर वैक्स है, बाहर से वो मिट्टी का लेप लगाया हुआ है। मिट्टी सूख जाती है तो उसमें एक होल कर दिया जाता है उस मूर्ति में, ठीक है। अब उसको जब भी गर्म किया जाता है, उसको हीट करते हैं जब मूर्ति को, तो उसके अंदर का जितना भी वैक्स है, जितना भी मोम है, वो क्या होता है, पिघल के बाहर आ जाता है। फिर उस जो होल किया था उस मूर्ति में, उसके अंदर से जो मोल्टन आपका ब्रॉन्ज है वो डाल दिया जाता है, पिघला हुआ ब्रॉन्ज कोई भी मेटल उसमें डाल दिया जाता है जिसकी मूर्ति बनानी होती है। एंड उसके बाद क्या होता है, वो उस मिट्टी को बाद में हटा देते हैं। जब वो मोल्टन आपका जो भी मेटल है, जब वो ठंडा हो जाता है, वो पूरी मूर्ति की शेप ले लेता है, तो फिर मिट्टी को अच्छे से साफ कर दिया जाता है, पॉलिश किया जाता है, तो इस तरीके से एक अच्छी सी मूर्ति बहुत सुंदर सुंदर इस तरीके से बनाई जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं। टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज देयर वेल्थ, फाइनेंस, ट्रेड एंड बैंकिंग। तो टेम्पल की जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो जो वेल्थ, जो भी पैसा मिलता है आसपास से, बैंकिंग से, तो क्या करते हैं, जो टेम्पल की अथॉरिटी मतलब जो पुजारी वगैरह हैं, उनके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो बाकी सबको भी मदद करते हैं, लोन दे देते थे लोगों को, ठीक है। ग्रेजुअली लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर, आर्टिसंस, ट्रेडर्स एक्सेट्रा सेटल नियर द टेम्पल टू काटर टू नीड्स एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स। होगा क्या कि जैसे जैसे मंदिर बनेंगे तो मंदिर के पास फूलों की दुकान लगेगी, है ना, राजा ये लोग रहेंगे जहाँ पर ये लोग रहेंगे, पुजारी वगैरह वो, और जो बहुत सारे जो साफ़ सफाई करने वाले लोग हैं वो आसपास रहने लगेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे टाउन बनने लगेगा, है ना। तो टेम्पल के पास टाउन दिखने लगेगा। टाउन एमर्ज अराउंड द टेम्पल सच एज दोज भिल्ला स्वामिन।
तो ये मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया है जो इसी तरीके से टेम्पल टाउन है। सोमनाथ जो कि गुजरात में है। अदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल टाउन इंक्लूडेड कांचीपुरम, मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। ये सारे टेम्पल टाउन के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं जो टेम्पल्स के पास में टाउन बस गए हैं। पिलग्रिमेज सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप। धीरे धीरे सेंटर्स कैसे हो जाते हैं, टाउन में बदलना। जैसे कि वृंदावन पिलग्रिमेज वाले होते हैं, जैसे कि धर्मस्थल जो होते हैं ना, धर्मस्थल जहाँ पे पूजा के लिए जाते हैं जो यात्री है ना, वो फिर उनको वो जगह अच्छी लगती है, भगवान के पास रहते हैं, तो वो पिलग्रिमेज सेंटर बन जाते हैं जहाँ पे यात्री आते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये सेंटर धीरे धीरे टाउन बन जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वृंदावन उत्तर प्रदेश में है ना, तिरुवन्नमलाई जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में, आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन। तो ये दो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको इस तरीके के टाउन्स के। नेक्स्ट देखते हैं अजमेर राजस्थान में, जो जिसकी कैपिटल ऑफ द चौहान किंग्स इन द 12th सेंचुरी में जो कि राजस्थान क्या था 12th सेंचुरी में चौहान किंग्स की कैपिटल था। एंड उसके बाद बिकम द सूबा हेडक्वार्टर अंडर द मुगल, और जब मुगल का रूल चला तो उसको सूबा हेडक्वार्टर बना दिया गया था। किसको, राजस्थान की बात हो रही है। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कोई एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको रिलीजियस कोई एक्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। कैसे, जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है यहाँ पर, वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम से पूजा करने के लिए जाते हैं ना, सूफी सन वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ये हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे सूफी सन के बारे में। हु सेटल्ड देयर इन 12th सेंचुरी, जो कि 12th सेंचुरी में वहाँ पे बस गए। अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड्स नियर अजमेर इन लेक, तो वहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है पुष्कर, कहाँ पर, अजमेर में है। तो वो भी एक पिलग्रिमेज सेंटर बन गई है, पिलग्रिम सेंटर बन गई है, ठीक है। अट्रैक्टेड है वो, तो वो भी बहुत पूजनीय है। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, अब देखेंगे कि कैसे कैसे छोटे छोटे टाउन मिलके एक बड़ा सा पूरा गांव बसा लेते हैं, सेटल कर लेते हैं। फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट वॉज डॉटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन्स। क्या हुआ था 18th सेंचुरी में, छोटे छोटे गाँव थे दूर दूर। These probably emerged from the large village, धीरे धीरे क्या हुआ, ये बड़े बन गए है ना। They usually had मंडापिका, मंडी, और लेटर टाइम्स मंडापिका बोला गया है मंडी को, मार्केट्स को। टू विच नियर बाई विलेजेस ब्रोट देयर प्रोड्यूस टू सेल, जहाँ पे लोग, जो गांव वाले जो लोग हैं वो क्या करने आएंगे, अपना अपना सामान बेचने आएंगे। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट कॉल हट्टा, तो मार्केट में जो स्ट्रीट होती है ना, गलियाँ, उसको हट्टा बोला गया है। जो इस तरीके से लाइन होंगे और लाइन से यहाँ पे क्या, दुकानें होंगी, दुकानें होंगी, दुकानें होंगी। बिसाइड देयर वाज स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसन सच एज, और उन गलियों के आसपास कैसी दुकान, पॉटर्स की दुकान मिल जाएगी, ऑयल प्रेसर्स, शुगर मेकर्स की, टॉडी मेकर्स, स्मिथ्स, स्टोन मेसन्स, इस तरीके की आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। वाइल सम ट्रेडर्स लिव इन टाउन, कुछ व्यापारी क्या करते हैं, टाउन बना लेते हैं, टाउन में रहते हैं। और जो अदर ट्रैवलर्स होते हैं, जो बहुत दूर दूर से, जो गांव से गांव, शहर से शहर जाकर क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सामान बेचते हैं। मैनी केम फ्रॉम फार नियर टू दिस टाउन्स टू बाय लोकल आर्टिकल्स, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, है ना, अपने सामान को बेचने के लिए। जैसे कि इस गांव में ये सारा सामान हो रहा है, तो इसको बेचने के लिए दूसरी मार्केट्स में जाएंगे वो, इस तरीके से। तो यहाँ पे घोड़े बेचने के लिए, सॉल्ट बेचने के लिए, कैम्फर बेचने के लिए, सैफरन, है ना, केसर बेचने के लिए, बीटल नट, स्पाइसेस लाइक पेपर, इनको बेचने के लिए क्या होगा, मार्केट में जाएंगे वो लोग सारे। तो ये देखिए किस तरीके से मार्केट है, और ये यहाँ पे इन्होंने घर बना लिए सब लोगों ने। तो एक प्रोटेक्शन हो जाएगी इस जगह की, कोई अटैक करेगा तो पहले घर बार टूटेंगे, मार्केट को इतना वो नहीं होगा, नुकसान है, इस तरीके से। यूजुअली सामंत इन लेटर टाइम्स जमींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड प्लेस इन और नियर टाउन्स। तो क्या करते थे, जो सामंत लोग थे, ये बाद में यही लोग जमींदार बन गए थे। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो टाउन्स बने, ये जो स्ट्रीट्स बने, मार्केट्स बने, इनके आसपास क्या कर रहे थे, फोर्टिफाइड पैलेसेस बना लिए थे। दे लीव टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, और सबसे लोग टैक्स लेते थे, ट्रेडर्स से, आर्टिसन से, है ना, जो भी वो सामान बनाते थे उसके ऊपर टैक्स लेते थे। और जो भी लोग ट्रेड करने आते थे उनसे भी वो लोग टैक्स लेते थे। और कभी कभी क्या करते थे, ये अपने जो टैक्स कलेक्ट करने के राइट है वो मंदिरों को दे देते थे, ठीक है। और ये जो राइट, जो ये हक था मंदिरों का
टैक्स कलेक्ट करने का जो इनको दिया जाता था, इसको बहुत अच्छे से रखा जाता था, ठीक है। ये जो पैसा जो भी आता था इसको अच्छे से यूज़ किया जाता था। टैक्सेस ऑन मार्केट्स, तो 10th सेंचुरी की बात है, इंस्क्रिप्शन मिला है राजस्थान से जिसमें टैक्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जैसे शुगर पे टैक्स लिया जाता, जैगरी, डाइस, थ्रेड, कॉटन, इन सब से टैक्स लिया जाता था, इन सब पे ना। Besides, there were taxes on traders, on those who sold metal, gold, distillers, oil, ये सब जो बेचने आते थे ट्रेडर्स, उनसे भी टैक्स लिया जाता था। तो कुछ टैक्स कैसे लिया जाता था? सामान के रूप में। कुछ टैक्स कैसे लिया जाता था? कैश में। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, कुछ बड़े ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ छोटे छोटे ट्रेडर्स जो थे। देयर आर मैनी काइंड ऑफ ट्रेडर्स, बहुत तरह के व्यापारी होते हैं। दीज इंक्लूडेड द बंजारास, जिसमें बंजारास भी आते हैं। बंजारे कौन होते हैं पता ना? जो इधर से उधर अपना सामान ले के घूमते रहते हैं, बेचते रहते हैं, इधर उधर ना रहते रहते हैं, उनका कोई परमानेंट घर नहीं होते। सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स, फॉर्म्ड एसोसिएशन विद हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ ऑफ वेरियस हु बॉट हॉर्सेस। तो क्या था उस जमाने में, ये ट्रेडर्स लोग जो होते थे ये अपनी ना एक एसोसिएशन बना लेते थे, ठीक है। जैसे कि ये ट्रेडर एसोसिएशन है, ये फार्मर एसोसिएशन है। अगर क्या करना है, कल को कोई भी हमें अपनी बात मनवानी है, कुछ भी करवाना, कोई भी रूल बनवाना है, तो हम सब लोग मिलके क्या कर लेंगे, एक हेडमैन बना देंगे और हम अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं इस तरीके से। सिंस ट्रेडर हैज़ टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, जैसे कि ट्रेडर्स थे तो ये बहुत सारी किंगडम्स में से, फॉरेस्ट में से इनको गुजरना पड़ता था, ठीक है। तो बहुत सारे कारवान्स इनके साथ होते थे और क्या होता था कि हमेशा ना गिल्ड्स में मतलब ग्रुप में ये काम करते थे, ग्रुप में चलते थे, है ना। तो ये ग्रुप्स, ये गिल्ड्स आपको साउथ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलेंगे 18th सेंचुरी में। द मोस्ट फेमस बीइंग द, तो नाम बताए गए हैं जैसे कि मनीग्रामन, नाना देसी, ये आपको गिल्ड्स के नाम बताएं। दीज गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये बहुत बड़े लेवल पे क्या करते थे, ट्रेड करते थे। देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज़ लाइक चैतियार्स एंड मारवाड़ी ओसवाल, तो यहाँ पे और भी कम्युनिटीज़ है जो क्या ट्रेडिंग करती थी, जो क्या व्यापारी थी, है ना। अब ये देखिए, और गुजराती ट्रेडर्स, गुजरात में देखेंगे जो हिंदू बनिया हैं, ये सारे लोग बताए गए हैं जो क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे। जैसे मुस्लिम में बोहराज जाति के जो लोग थे वो क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे। अब ट्रेडेड एक्सचेंज, अब ये ट्रेड किसके साथ किया जा रहा है, बाहर की कंट्रीज़ के साथ भी किया जा रहा है। रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यहाँ तक हमारी इंडिया के गुड्स पहुँचाए जाते थे ना, वहाँ से लोग आते थे खरीदने के लिए। दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स, तो ये जो पोर्ट्स बना दिए जाते हैं, ये बंदरगाह जो बना दिए जाते हैं ना, ऐसे जो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है जो समुद्र के ये पास में, यहाँ पे पोर्ट्स बना दिए जाते हैं जहाँ पे शिप्स आके रुकते हैं और ये लोग अपना सामान यहाँ पे बेच देते थे, ये इंडिया वाले जो भी लोग हैं, और ये यहाँ से खरीद के ले जाते थे। और अब इंडिया वालों के पास तो स्पाइसेस होते थे, तो इनको बदले में क्या मिलता था, ये गोल्ड लेते थे, गोल्ड और आइवोरी, ठीक है। किस चीज़ के बदले सामान खरीदते थे, तो अफ्रीका के लोग स्पाइसेस, टिन, चाइनीज, ये सब लेके जाते थे, है ना। और ब्लू पॉटरी, सिल्वर, गोल्ड वगैरह इंडिया वालों को दे के जाते थे। द टाउन्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब पर्शियन। वेस्ट कोस्ट कौन सा, जैसे इंडिया का ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्ट। तो यहाँ पर अरब, पर्शियन, चाइनीज़, जूइश, शायरन, क्रिश्चियन ट्रेडर्स, सबसे पहले ट्रेडर्स यहीं पर आते थे, ठीक है। सारा सबका मेन पॉइंट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट जगह बोल सकते हैं आप यहाँ पर, जो बाहर से ट्रेडिंग करने के लिए आते थे उनका। Indian spices and clothes sold in Red Sea port were purchased by Italian traders and eventually reached European market fetching very high profits। होता क्या था कि ये वाला जो सी है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं, इधर जो इंडिया के जो इधर सारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे अरब कंट्रीज़ ज़्यादा आती थी इंडिया से सामान खरीदने के लिए। अब अरब कंट्रीज़, क्योंकि बाकी यूरोप वगैरह था ना, यूरोप वगैरह जो कंट्रीज़ थी रेड सी के इधर, यहाँ पे आपका रेड सी पड़ता है कहीं पर, ठीक है, तो इस साइड पड़ता है, ज्योग्राफी में हम वो देखेंगे। तो होता क्या था, यूरोप वालों को सबको किसी को रास्ता नहीं पता था, तो अरब वालों को पता था, तो अरब वाले लैंड रूट से या सी रूट से पास करके आ जाते थे, तो यहाँ से सामान खरीद के ले जाते थे और फिर अपने सामान को यूरोप में बेचते थे, उन जो भी यहाँ से खरीद के ले जा रहे हैं, जैसे पेपर है ना, सिनेमन, जिंजर, ड्राइड स्पाइसेस वगैरह, और यहाँ फिर यूरोप में बेचते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया के जो मार्केट्स की जो भी सामान है उनकी डिमांड्स बढ़ेगी, है ना। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे 8th क्लास में हम पढ़ेंगे किस तरीके से बाकी और कंट्रीज़ भी
ब्रिटिशर्स भी किस तरीके से इंडिया में आए थे और फिर बाद में वो रूल करने लगे। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन। तो कैसे ये चेंज हो रहे हैं देखते हैं। अब ये काबुल के बारे में बताया गया है कि जो कि कहाँ पड़ता है, अफ़गानिस्तान में। 16th सेंचुरी की बात है। काबुल एंड कंधार ये क्या करते हैं, सिल्क रूट का एक क्या था, मेन रास्ता था, यहाँ से सिल्क रूट जाता था। ठीक है, इस रूट से बहुत सारा सामान पास होता था, इस कंट्री से उस कंट्री, उस कंट्री से इस कंट्री, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप 17th सेंचुरी की बात आती है जब ये एक डायमंड मर्चेंट का नाम आता है, बैप्टिस्टस टेवेरिनियर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये कभी इनको डायमंड्स के बारे में पता है, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये डायमंड मर्चेंट थे, इनको डायमंड के बारे में पता था। तो ये अभी यहाँ पे बताया गया कि काबुल में जैसे उस वक्त साल का 30,000 रुपये का ट्रेड होता था काबुल से। अब उस वक्त तो 30,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो और बताया गया है कि कैमल्स के ऊपर ड्राई फ्रूट लाद के लाते थे, डेट्स, कारपेट, सिल्क और फ्रेश फ्रूट्स आते थे इंडिया में काबुल से, और बहुत सारे गुलाम भी आते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्राफ्ट्स इन टाउन। तो द क्राफ्ट पर्सन जो क्या क्राफ्ट वर्क करते थे, जो बुनाई कढ़ाई का कुछ ऐसे पेंटिंग या मूर्ति वगैरह बनाने का काम है ना, क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदार। तो ये आपको एक नाम दिया गया है। वर सो फेम्ड फॉर देयर इनली वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। ये क्या है, जैसे हमने अभी बुनकर की एक नाम पढ़ा था ना, उसी तरीके से क्राफ्ट पर्सन का कि नाम है कि बिदार वाले क्राफ्ट पर्सन को बुलाओ, हमें एक काम कराना है, इस तरीके से, है ना। तो इनली वर्क इन कॉपर, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। कॉपर और सिल्वर का वर्क, कॉपर और सिल्वर को मिला के ना वर्क किया जाता था, कुछ ऐसे यूटेंसिल्स वगैरह बनाए जाते थे। तो इस कढ़ाई को, ये जो वर्क किया जा रहा है, इसके ऊपर जो ये काम किया जा रहा है, इसको बोलते हैं बिदरी। इसको क्या बोलते हैं, बिदरी। द पांचाल्स, विश्वकर्मा कम्युनिटी, ये जो लोहार है, सुनार है, ब्रॉन्ज स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, मैशन है, कारपेंटर्स हैं, जो बड़े बड़े टेम्पल्स, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे किसी भी टाउन के लिए। क्यों, बिल्डिंग बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए, रिजर्वियर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, प्लेसेस कोई बनाने के लिए ना। और तो ये जो सारे लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे किसी भी टाउन के लिए। सिमिलरली वीवर्स सच एज सेलियार। तो यहाँ पे हमने वीवर का नाम सुना था ना, सेलियार, और ये दो तरीके के वीवर्स का नाम बताया आपको। ठीक है, इनको याद रखना। तो सेलियार्स कौन थे या कैकोलार्स कौन थे, तो बता देंगे आप। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी सोसाइटी में, किसी भी टाउन में। ठीक है, प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज़ मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल। अब ये लोग क्या करते थे, इनके पास पैसा जब ज़्यादा आता था, ये कभी कभी टेम्पल्स में भी डोनेट कर दिया करते थे। सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन, क्लीनिंग, स्पिनिंग, डाइनिंग बिकम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स। तो हुआ क्या था, उस वक्त बहुत सारे इस तरीके के काम किए जाते, कपड़ा बनाना, बुनना, उसको रंगना, है ना, क्राफ्ट्स का काम करना। तो ये देखिए, ये है क्राफ्ट्स वाला वो काम जो बिदरी वर्क बोला गया ना। ये कैंडल स्टैंड है 17th सेंचुरी का, और ये एक शॉल है जिसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन। किस तरीके से जो कोई भी एक टाउन है जो फेमस होता है, ठीक है, धीरे धीरे किस तरीके से उसकी जो फेमसनेस होती है वो कैसे ख़त्म हो जाती है। जैसे वो कभी किसी चीज़ के लिए फेमस हो गया होगा, फिर कैसे वो डिक्लाइन हो गया उसका। सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, जैसे कि गुजरात, वेंट ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज़ बट अदर लाइक तंजावुर श्रैंक इन साइज। हुआ क्या था कि गुजरात जैसे कि बाद में क्या हुआ कि एक मेजर कमर्शियल सिटी बना, तंजावुर भी था लेकिन बाद में क्या हुआ, वो श्रिंक हो गया। उसी तरीके से मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल में है, जो कहाँ भागीरथी के बैंक किनारे पे है, भागीरथी नदी के किनारे पे, जो कि धीरे धीरे सिल्क की वजह से फेमस हुआ। ठीक है, फिर जब 1704 में जब बंगाल में क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो क्लॉथ अपना लेकर आई, तो फिर धीरे धीरे ये सब भी क्या हो गया, डाउन हो गया। तब क्यों कंपटीशन हो गया था बंगाल के क्लॉथ का इंग्लैंड के क्लॉथ से, कपड़ों से। अब पढ़ेंगे क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत के बारे में। हम्पी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमने
द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, कि जो भी यहाँ पे आर्किटेक्चर किया हुआ था हम्पी में वो क्या हुआ, अब तो ख़त्म हो गया, वो कैसे स्प्लेंडर हुआ वो देखते हैं। हम्पी इज़ लोकेटेड इन कृष्णा तुंगभद्र बेसिन, तो कहाँ पर पड़ता है हम्पी, ये कृष्णा रिवर, ये तुंगभद्रा और यहाँ पे हम्पी पड़ता है इस तरीके से। विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड इन 1336, तो जब 1336 में जब विजयनगर एम्पायर था उस वक्त बहुत फेमस जगह थी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। द मैग्निफिसेंट रूइंस एट हम्पी रिवील्स वेल फोर्टिफाइड सिटी, अब क्या है, अब ये जो राजाओं की आपस में जो लड़ाई हुई थी अब तो सिर्फ इसके अवशेष ही थोड़े बहुत बचे हुए हैं, वरना ये पूरी ख़त्म हो चुकी है। नो मोर्टर और सीमेंटिंग एजेंट, अब यहाँ पे कोई भी सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं किया, बस इंटरलॉक पैटर्न में ब्रिक्स को ऐसे अरेंज किया हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से वॉल्स बनाई हुई है इस टेक्निक से, इंटरलॉकिंग पैटर्न से। अब है ये फोर्टिफाइड सिटी, एक पोर्टुगीज ट्रैवलर है जिनका नाम है डोमिंगो पीज, जिन्होंने 16th सेंचुरी में हम्पी के बारे में लिखा है, तो यहाँ पे सारी बुराइयाँ लिखी हुई हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। तो ड्यूरिंग देयर रूल द विजयनगर रूलर्स टुक कीन इंटरेस्ट इन बिल्डिंग टैंक्स एंड कैनाल्स, जब विजयनगर एम्पायर था तो क्या वो राजा जो थे वहाँ पर टैंक वगैरह बनाते थे, कैनल्स बनाते थे। अनंतराज सागर टैंक, जैसे कि एक टैंक का नाम है अनंतराज सागर टैंक, तो जो कि 1.37 किलोमीटर लॉन्ग है, तो जो मालदेवी रिवर के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय, उन्होंने क्या बहुत ह्यूज एम्बैंकमेंट किया दो पहाड़ियों के बीच में, इस तरीके से यहाँ पे पानी का वो किया, पानी का प्रभाव किया, मतलब प्रवाह का एम्बैंकमेंट किया, रोक रिकावट ऐसे करते हैं ना पानी को, ताकि ये यूज़ कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखेंगे किस तरीके से ये पानी फिर यूज़ हो रहा है इरिगेशन और गार्डन्स के लिए ना, तो टैंक्स बनाए जा रहे हैं ताकि अच्छे से पानी का यूज़ हो सके। द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव, जो आर्किटेक्चर है हम्पी का बहुत ज़्यादा अलग है। द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेस, डोम्स, पिलर, होल्स एंड नीचेस ऑफ होल्डिंग स्कल्पचर, तो आप क्या देखेंगे जो बिल्डिंग्स बनी हुई है हम्पी में उनकी पूरा अच्छे से डोम बनाए हुए हैं, आर्किटेक्चर का यहाँ पे क्या अच्छे अच्छे स्कल्पचर बनाए हुए हैं, पिलर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान ऑर्किड्स एंड प्लेजर गार्डन्स, यहाँ पे ऑर्किड्स गार्डन्स वगैरह बनाए गए हैं, मोटिव्स बनाए गए हैं, लोटस बनाए गए हैं, ऐसे डिज़ाइन बनाए गए, मतलब फूल वूल के बनाए गए हैं ना, और यहाँ पे गार्डन वार्डन बनाए हुए थे। इन द 15th-16th सेंचुरी की बात है, हम्पी बस्टर्ड विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, हम्पी में बहुत सारी कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। कमर्शियल मतलब पैसे से रिलेटेड, और कल्चरल मतलब कि बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते थे ना, और पूजा पाठ वगैरह करते थे, डांस वांस चलता था, सब चीज़ें ना। मुस्लिम मर्चेंट्स, चेतीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पोर्टुगीज थ्रोन द मार्केट ऑफ हम्पी, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के मर्चेंट्स आने लगे। टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड देवदासीज, तो टेम्पल्स के आसपास कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, सारी डांस वांस होते थे। देवदासीज कौन होती थी, जो भगवान के लिए भगवान के मंदिरों में डांस करती थी, ठीक है। रॉयल्टी मासेज इन द मैनी पिलर हॉल्स, यहाँ पे बहुत सारे पिलर के हॉल्स होते थे जिनमें सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी, है ना। अब एक एग्जाम्पल दिया है आपको टेम्पल का, विरूपक्षा, जो कि लॉर्ड शिवा के लिए बनाया है, भगवान शिव के लिए। द महानवमी एक फेस्टिवल का नाम है ये, जो नवरात्रियों में आता है, तो ये साउथ में ये महानवमी नवरात्रि में जो आता है साउथ में बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम्पी में भी बनाया जाता था पहले ना। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म वर द किंग रिसीव गेस्ट, तो महानवमी जो फेस्टिवल मनाया जाता था तो क्या होता था कि राजा लोग जो होते थे बहुत सारे गेस्ट आते थे, राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे, यहाँ पे डांस होता था, म्यूज़िक होता था, रेसलिंग की जाती थी, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती थी। हम्पी फेल इनटू रूइन फॉलोइंग द डिफॉल्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर जब 1565 में ख़त्म कर दिया गया, डेक्कन के सुल्तानों ने जब हम्पी को ख़त्म कर दिया तो उसके बाद हम्पी भी ख़त्म हो गया, डिफीट जब हो गया, हम्पी के राजा जब हार गए, विजयनगर एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो हम्पी भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो रूलर्स के नाम किस किस ने ख़त्म किया, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदार, इस तरह के, ठीक है, याद रखना इनको। गेटवे टू द वेस्ट सूरत, एक गेट सूरत की तरफ, तो एम्पोरियम क्या बोला गया, एक तरह की मार्केट से बताई हुई है, जहाँ पे अलग अलग तरीके का प्रोडक्शन होता है,
है ना, बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। ठीक है, तो सूरत इन गुजरात, सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। एम्पोरियम ऑफ वेस्ट ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल पीरियड से ये क्या बहुत अच्छा एम्पोरियम सेंटर बना हुआ था। अलॉन्ग विद कैम्बे जो कि खंबात में है। एंड समवट लेटर अहमदाबाद, सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद द वेस्ट, तो सूरत एक रास्ता था जहाँ से हम वेस्ट एशिया से क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे, है ना, इंडिया के लोग। सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का, तो गेट टू मक्का भी इसको बोला गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स, मतलब बहुत सारे वो होते हैं ना जो यात्रा करते हैं लोग, भगवान के वहाँ पे जाते हैं, तो वो वाले यात्री तो यहाँ से जाते थे मक्का की तरफ को। द सिटी वॉज cosmopolitan, the city was cosmopolitan and people of all caste and creed lived there, यहाँ पे बहुत सारे धर्म के अलग जातियों के लोग यहाँ पे रहते थे। 17th सेंचुरी में जब पोर्टुगीज, डच और इंग्लिश भी यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज भी सूरत में बनाई, वेयर हाउसेज सूरत में बनाए। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल ओविंगटन हु रॉट एन अकाउंट ऑफ पोर्ट 1689 एन एवरेज 100 शिप्स, तो एक इंग्लिश क्रॉनिकलर है जिनका नाम बताया गया है ओविंगटन, जिन्होंने अपने अकाउंट में ये लिखा है कि 1689 की बात है ये कि आप इस पोर्ट के आसपास, किसी भी पोर्ट के आसपास आप 1000 शिप देख सकते हो, सॉरी 100, तो 100 शिप्स आप कभी भी खड़े हुए देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि उस वक्त इतना ज़्यादा क्या चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही थी कंट्रीज से, दूसरी कंट्रीज से, तो कम से कम 100 शिप, बहुत बड़ी बात है। देयर वॉज ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप, तो यहाँ पे बहुत सारी रिटेल और होलसेल शॉप है, किसकी? कॉटन, टेक्सटाइल वगैरह की। टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर फेमस गोल्ड लेस, जो सूरत का जो टेक्सटाइल वर्क है, जो कपड़ा, वो किस लिए फेमस होता है? गोल्ड लेस के बॉर्डर, जरी वर्क के लिए। वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप में हर जगह फेमस। द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउसेज, यहाँ पे इस स्टेट में बहुत सारे रेस्ट हाउसेज बनाए गए ताकि जो दूसरे देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो उनको अच्छे से रेस्ट कर सके वो यहाँ पर। देयर वर मैग्निफिकेंट बिल्डिंग इवन प्लेजर पार्क, यहाँ पे पार्क्स, बिल्डिंग्स बनाई गई है उनके रुकने के लिए अच्छे से, है ना। काठियावाड़ सेठ एंड महाजन्स जो कि मनी चार्जर्स होते थे, एक तरीके से ये क्या करते थे? ये बैंकिंग का सिस्टम चलाते थे सूरत में। कैसे? हुंडीज से लाया जाती थी। कैसे? कि इस कंट्री से कोई भी सामान आया और वो हुंडीज जो उस कंट्री के लोग हैं वो यहाँ पे इन काठियावाड़ सेठ और महाजन के पास हुंडी जमा कर जाते थे। हुंडी जमा मतलब कि हम पैसा जमा करके जा रहे हैं और हुंडी ले जाते थे। हुंडी मतलब कोई स्टैम्प मान सकते हैं एक तरीके का। तो इनके नाम पर जो यहाँ पे पैसे जमा करके गए हैं उनके नाम पे कोई भी यहाँ से आके हुंडी दिखा के सामान ले जा सकता था, इस तरीके से। तो हुंडी इज अ नोट रिकॉर्डिंग और डिपॉजिट मेड बाय पर्सन, ये एक नोट होता है जिसमें ये रिकॉर्ड किया जाता है कि उस पर्सन ने यहाँ पे कुछ पैसा जमा करके रखा है। द अमाउंट डिपॉजिट कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट, तो इस डिपॉजिट का रिकॉर्ड दिखा के आप कहीं से पैसा ले सकते हो, सामान ले सकते हो। फिर हाउएवर सूरत began to decline towards the end of the 7th century। 17th सेंचुरी के एंड में आते आते आप देखेंगे सूरत का भी डिक्लाइन होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जैसे लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी, बिकॉज कि मार्केट्स डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, सामान नहीं बन रहा तो मार्केट कैसे चलेगी। बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जैसे जैसे मुगल एम्पायर ख़त्म होते गए उसी तरीके से उसी वक्त सूरत भी ख़त्म होता गया। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पोर्टुगीज़ ने अपना क्या करा, सी रूट्स पे कंट्रोल कर लिया। कंपटीशन बढ़ गया यहाँ पे, बॉम्बे से कंपटीशन होने लगा। फिर वेयर द ईस्ट इंडिया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई, उन्होंने हेडक्वार्टर्स बना लिए 1668 में। अब सूरत भी दोबारा से क्या हुआ, कमर्शियल सेंटर फिर से बना। ठीक है, मुगल एम्पायर के टाइम पे फिर से जैसे वो मुगल एम्पायर ख़त्म होने लगा तो सूरत की इन्फ्लुएंस भी ख़त्म हो गई। धीरे धीरे 1668 में दोबारा जब इसको हेडक्वार्टर बनाया गया तो फिर से ही इसकी इन्फ्लुएंस बढ़ गई है। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम, अब देखेंगे कि फ़िशिंग के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिसको हम मछलीपट्टनम भी कहते हैं, मतलब फ़िश पोर्ट। यहाँ पे मछलियों का ज़्यादा काम है, मछलियाँ ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। तो कहाँ पे है ये डेल्टा, जहाँ पर कृष्णा रिवर डेल्टा बनाती है, वहाँ पे आपको मछलीपट्टनम है। इन 17th सेंचुरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। 17th सेंचुरी
तक ये क्या था, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी इसके आसपास। बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम। डच और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों चाहती थी कि हम मसूलीपट्टनम पे क्या करें, अपना कंट्रोल कर लें। एज इट बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट, तो ये जैसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट था, कहाँ का, आंध्र कोस्ट का। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाय डच, तो यहाँ पे एक फोर्ट बनाया गया मसूलीपट्टनम में डच के द्वारा। तो डच के लिए, डच लोगों ने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। डच लोग पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने फैक्ट्री वगैरह बनाई यहाँ पर। फैक्टर कौन होते हैं, ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो ऑफिशियल इंचार्ज जो भी होगा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से, तो उसको फैक्टर बोला गया। दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूलीपट्टनम बाय विलियम मैथहोल्ड, अ फैक्टर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1620। तो यहाँ पे बताया है, दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा वेयर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट। इट इज़ अ स्मॉल टाउन बट पॉपुलस अनवेल इल बिल्ट। तो यहाँ पे भी क्या बताया इन्होंने, मसूलीपट्टनम की बुराई की हुई है कि कितने बेकार तरीके से बना हुआ है। और ऊपर जो हमने हम्पी का जो एक टेक्स्ट पढ़ा था, उसमें वहाँ पे बताया गया था कि किस तरीके से बनाया गया है। वहाँ पे जैसे ये वाला टेक्स्ट है ना, कहाँ पे, हाँ ये वाला, तो यहाँ पे हम्पी के बारे में बुराई नहीं, यहाँ पे ये बताया गया है कि कितनी स्ट्रॉन्ग सिटी है, कैसे कैसे बनाया गया है, कैसे कैसे वॉल्स हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग मैसनरीज हैं, इस तरीके से कि ब्यूटीफुल रोज़ हैं, बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट मिला है, इसमें क्या बुराई लिखी हुई है। आगे देखते हैं, द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल्स ऑफ टैक्स स्पाइसेस। तो यहाँ पे क्या था, जो रूलर्स थे उनका मोनोपोली चलती थी कि हम ही व्यापार करेंगे इस तरीके से, है ना। स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू प्रिवेंट द ट्रेड, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई ट्रेड नहीं करना, कुछ नहीं करना, अब तुम्हें टैक्स देना होगा, है ना। Fierce competition among various trading groups. The Golconda nobles, Persian merchants, Telugu, Kumati, Chettis, European traders made the city populous and prosperous. तो ये सिटी किस की वजह से, कौन कौन से ट्रेडर्स की वजह से प्रॉस्पेरस हो गई थी, इंपॉर्टेंट बन गई, चेत्तीस, यूरोपियन ट्रेडर्स, तेलुगु, कुमाटी, इस तरीके से। तो एज द मुगल बिगेन्स टू एक्सटेंड देयर पावर, जैसे जैसे मुगल की पावर एक्सटेंड हो रही थी गोलकोंडा तक, द गवर्नर मीर जुमला who was also a merchant, जो मीर जुमला जो गवर्नर थे इनके, जो खुद भी एक क्या थे, मर्चेंट थे, begin to play off the Dutch and English against, इन्होंने क्या करा कि डच को और इंग्लिश को एक साथ भिड़ाना शुरू कर दिया, लड़ाई करवानी शुरू कर दी, है ना। इन 1686 से 1687 तक मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स टू गोलकोंडा। तो अब मुगल एम्परर ने क्या किया, जीत लिया गोलकोंडा को। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये बाकी सारे जो लोग हैं, ट्रेडर्स जो है, ये इधर उधर अपना कहीं और चले गए। तो फिर धीरे धीरे गोलकोंडा भी क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू टुक लुक फॉर अल्टरनेटिव। अब इससे क्या हुआ, यूरोपियन कंपनीज को लगा भैया अब तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा, इनकी मोनोपोली चल रही है, किसी और को ट्रेड करने नहीं दे रहे। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये उनकी एक नई पॉलिसी थी। इट वॉज नॉट इनफ इफ द पोर्ट हैड कनेक्शंस विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ हिंटरलैंड। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वॉज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल। अब क्या हुआ कि इन्होंने पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल्स शुरू कर दिए। कैसे, धीरे धीरे जैसे कंपनी ट्रेड बनकर आई थी, फिर उन्होंने क्या एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, यहाँ के कमर्शियल जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको भी एक्वायर कर लिया था, घेर लिया था, मतलब अपने अंडर ले लिया था। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, जैसे जैसे बॉम्बे और कैलकाटा और मद्रास की तरफ या मसूलीपट्टनम की तरफ वो मूव हुई, lost both its merchant and prosperity decline in the course of 18th century। 18th century में आप क्या देखोगे कि इन सब स्टेट्स का क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हुआ। Being today nothing more than a dilapidated little town। तो अब ये सिर्फ टाउन के अलावा कुछ नहीं रह गए। उस वक्त शुरुआत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे ट्रेडिंग के लिए, धीरे धीरे जब कंपनीज आई तो इनका सब कुछ बर्बाद होता चला गया। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन 16th and 17th सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल। तो यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो जगह ढूंढ रही थी टेक्सटाइल के लिए, स्पाइसेस के लिए कि कहाँ से मिले हमें, विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया, जो कि इंडिया के थे, जो इंडिया के स्पाइसेस टेक्सटाइल वगैरह थे यूरोप में और वेस्ट एशिया में ज़्यादा फेमस हो रहे थे उस वक्त। The English, Dutch, French formed East India companies in order to expand their commercial activities in East।
तो इंग्लिश और डच और फ्रेंच लोग जो थे उन्होंने क्या करा, कंपनीज बनाई और चल दिए ईस्ट की तरफ कि हम वहाँ पर अब अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, है ना। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा हु ओन अ लार्ज नंबर ऑफ शिप कम्पीटेड विद दैम। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इंडियन के ट्रेडर्स थे इनके पास भी बहुत सारे शिप्स थे, तो वो आपस में कॉम्पिटिट करने लगे इन तीनों के साथ। हाउएवर द यूरोपियन कंपनीज, लेकिन हुआ क्या, जो यूरोपियन कंपनीज थी उनके जो नेवल आर्मी थी, उनके जो शिप्स वगैरह थे वो ज़्यादा अच्छे थे, तो वो जीत गए थे। तो अल्टीमेटली द इंग्लिश एमर्ज एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन इंग्लिश लोगों ने कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर बढ़ानी शुरू कर दी इंडिया में। पॉलिटिकल पावर मतलब जैसे उन्होंने रूल करना शुरू करा था, कमर्शियल पावर मतलब जिस तरीके से उन्होंने व्यापार किया। Thus put in demand for good like textiles led to great expansion of crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing with more and more people taking them up। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब बुनकरों का, वीविंग का, है ना, कपड़ों का, इन शॉर्ट, है ना, टेक्सटाइल्स में। इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन बिकेम increasingly refined. However, this period also saw the decline of the independence crafts person। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, धीरे धीरे जैसे क्राफ्ट पर्सन थे उन्होंने कैसे काम, उनके काम पे कैसे इन्फ्लुएंस हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो कंपनी वाले जो लोग थे ये सिर्फ अपने ही डिज़ाइन कॉपी करवाते थे। अब ये जो क्राफ्ट पर्सनस थे ये अपने मन से काम नहीं कर पाते थे, ना अपने मन से सेल कर पाते थे कुछ भी, तो धीरे धीरे इस तरीके से उनका क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग एंड वीविंग देयर ओन पैटर्न्स, दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन। जो भी उन्होंने कंपनी ने बोल दिया बस वही बना के देना उन्हें। द 18th सेंचुरी सो द राइज ऑफ बॉम्बे। अब क्या 18th सेंचुरी में देखेंगे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास किस तरीके से राइज करेंगी सिटीज़। क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस वर मूव्ड इनटू ब्लैक टाउन्स एस्टैब्लिश्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज। अब होगा क्या कि यूरोपियन कंपनीज ने टाउन बनाने शुरू कर दिए, ब्लैक टाउन फॉर द इंडियन वीवर्स एंड ऑल, एंड फिर जो वाइट टाउन होंगे, वाइट रूलर्स टाउन जो बनाए इन्होंने वो अपने लिए बनाए कि वहाँ पे सिर्फ हम ही लोग रहेंगे, इस तरीके से। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। तो बाकी स्टोरी जो है हम अगले साल पढ़ेंगे। तो वाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंस। तो वाइट रूलर जो थे, वाइट रूलर कौन थे, ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने किस तरीके से मद्रास में अपने फोर्ट बनाए, कहाँ कहाँ बनाए थे ये देखिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास एंड फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकाटा। तो याद रखिएगा कि कौन सा फोर्ट कहाँ पे बना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क करके रखिएगा। तो ये है वास्को डी गामा जी, जिन्होंने क्या किया था, 15th सेंचुरी के यूरोपियन सेलर थे, अंडर टुक अनप्रेडिसेंटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट। तो उन्होंने क्या किया था, सी रूट को ढूंढा था केप ऑफ गुड होप से आगे। तो वास्को डी गामा ने 1498 में कैलिकट पहुंचे। ये एक पोर्टुगीज सेलर थे, ठीक है। तो और क्या देखेंगे इनके बारे में, हिलोस टू। अब जब ये आए थे तो ये 4 शिप्स लेके आए थे और समुद्र का रास्ता इतना बड़ा था और इनके लिए नया था सब कुछ, लोग बाग इतने अनभिज्ञ थे इतने बड़े रास्ते से, यहाँ जाके कहीं इंडिया पड़ता है, इस तरीके से हम ज्योग्राफी में देखेंगे अच्छे से। तो 4 में से सिर्फ 2 शिप बचे थे और 170 इनके साथ लोग बाग ये लेकर आए थे, सिर्फ 54 ही बचे थे एंड तक आते आते। अब उस वक्त ये था कि बहुत सारे और भी लोग थे जो सी रूट को ढूंढना चाह रहे थे, उनमें एक नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस का। तो उन्होंने जाना तो इधर को था इंडिया को ढूंढने के लिए, वो निकल गए इधर को। तो जब इधर को निकले तो वो पहुंचे वेस्ट इंडीज़। अब वो जिस जगह पे पहुंचे थे वो इंडिया तो था नहीं, तो अब उन्होंने कहा इसका नाम कुछ ना कुछ तो रखने पड़ेगा, तो उन्होंने कहा ये वेस्ट है इंडिया का, तो इंडिया वेस्ट इंडीज़ 1492 में। उसके बाद आप क्या देखेंगे, स्पेन के, पोर्टुगल के लोग वहाँ पर आए और फिर साउथ अमेरिका का जो सेंट्रल पार्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ पे सेटलमेंट कर लिए लोगों ने अपने। तो वो उनके पीछे पीछे बाकी सारे लोग वहीं पहुँच गए मतलब, और फिर वो जो जगह थी उस पर अपना कब्जा कर लिया। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया पहुँच गए थे ना, तो इंडिया में उन्होंने कब्जा कर लिया आके उस तरीके से।
चलिए फिलअप्स देखते हैं। ये आपके कीवर्ड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए। तो फिलअप्स, राजा राज टेम्पल वाज बिल्ट इन, कब बना था बिल्ट इन? 1010 AD में। नेक्स्ट देखेंगे, अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी सेंट। तो सूफी सेंट बताइए यहाँ पर कौन से? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट देखिए, हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ दैश एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी ना, विजयनगर। नेक्स्ट है, डच एस्टैब्लिश्ड अ सेटलमेंट एट इन आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पे सेटलमेंट हुआ था डचों का? मसूलीपट्टनम में। सबसे पहले वो यहीं पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे मसूलीपट्टनम में डच लोगों ने सबसे पहले फैक्ट्री बनाई थी अपने। ट्रू फॉल्स देखते हैं जी। वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। जिसने वो आर्किटेक्ट किया है राजा राजेश्वर टेम्पल का, उसका नाम हमें इंस्क्रिप्शन में मिलता है। तो हमने देखा कि हाँ ट्रू। मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रैवल इंडिविजुअली रैदर देन कारवंस। जो मर्चेंट्स लोग थे वो अकेले अकेले ट्रैवल करते थे या कारवंस में ग्रुप में जाते थे? ग्रुप में जाते थे, तो इसमें लिखा अकेले जाते थे। काबुल वॉज द मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड इन एलिफेंट्स। काबुल जो फेमस ट्रेड सेंटर बना था वो एलिफेंट्स की वजह से बना था? नहीं, यहाँ पे कैमल्स वगैरह यूज होते थे ज़्यादा। फॉल्स। सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। सूरत बे ऑफ बंगाल में पड़ता है ट्रेडिंग पोर्ट? जी नहीं, ये भी क्या है? फॉल्स है। हाउ वॉज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ थांजावुर। थांजावुर में वाटर की सप्लाई कैसे होती थी? टैंक से, है ना। चलिए इसका आंसर, हु लिव्ड इन ब्लैक टाउन्स। ब्लैक टाउन्स में कौन कौन रहते थे मद्रास में? तो ब्लैक टाउन हमने क्या देखा, किस किस के लिए बनवाया? वीवर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। किसने बनवाया था? ब्रिटिशर्स ने। वाई डू यू थिंक टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स। आप क्या क्यों सोचते हैं कि टेम्पल्स के आसपास गांव बसने शुरू हो गए थे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहने लगे थे टेम्पल्स के आसपास, है ना, इस वजह से। हाउ इम्पॉर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। कि क्राफ्ट पर्सन किसी बिल्डिंग बनाने के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए टेम्पल्स वगैरह का क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्राफ्ट पर्सन नहीं होंगे तो ये क्राफ्ट वाला काम कौन करेगा? क्राफ्ट पर्सन्स ही तो होते हैं जो अपने काम में कितने सक्षम होते हैं ना, जो इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना देते हैं। वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत। सूरत में लोग दूर दूर से क्यों आते थे? ट्रेडिंग के लिए, है ना। इन वट वेज वॉज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज़ लाइक कैलकाटा डिफरेंट फ्रॉम दैन इन सिटीज़ लाइक थंजावुर। तो कैलकाटा में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो थंजावुर से किस तरीके से डिफरेंट था? तो हम चैप्टर में थंजावुर भी पढ़ चुके हैं, कैलकाटा के बारे में भी देख लिया। कंपेयर एनी वन ऑफ द सिटीज़। एक सिटी को आपका कंपेयर करना है। डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर। किसी भी इस चैप्टर में जो भी आपने सिटी पढ़ी है, एक सिटी को आपको क्या करना है? कंपेयर करना है उसके टाउन और विलेजेस से विद विच यू आर फैमिलियर। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। इस चैप्टर की कोई भी सिटी ले लेनी है, उसके टाउन और विलेज को किसी ऐसी जगह से आपको कंपेयर करना है जिस जगह के टाउन और विलेज को आप जानते हो या जिस जगह आप रहते हो उससे कंपेयर कर दो। और कोई सिमिलरिटीज़, कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है तो आप बताना इसमें। व्हाट वर द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय मर्चेंट्स। डू यू थिंक सम ऑफ दिस प्रॉब्लम परसिस्टेड टुडे। उस वक्त जो मर्चेंट्स वगैरह थे उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती थी और अब ये देखिए क्या वो प्रॉब्लम अभी भी आती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। ये आपकी एक्टिविटी होती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, यहाँ पर क्लास ख़त्म हो गई, आज की वीडियो ख़त्म। तो चैनल से आप जुड़े रहिएगा, बेल आइकन को हमेशा प्रेस करके रखिए ताकि आगे जितनी भी आएंगी ना वीडियोस आपकी क्लास से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको मिले, नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाकर चेक करते रहिएगा। आपके साइंस के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं और इस क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर्स अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ऊपर आई बटन में जो लिंक आएंगे आप वहाँ से जा सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो अपने आप को अपडेट करते रहिएगा, चैनल पर विजिट करते रहिएगा। थैंक यू।